presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. चैप्टर 13 अंक 4+1 फलों की खेती का अध्ययन। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फसल उत्पादन का 13वां चैप्टर फलों की खेती का अध्ययन जो अंक 4 का आता है और 1 नंबर की ओटी आती है यानी 4+1 रहता है, उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट प्रश्न तो हम देखते हैं चैप्टर कौन सा मैंने बताया, चैप्टर 13 नाम है उसका फलों की खेती का अध्ययन। हम पढ़ेंगे फलों की खेती का अध्ययन जो कितने अंक का आता है, अंक 4+1 यानी 1 नंबर की ओटी आएगी और 1 नंबर का। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या आपको पढ़ाने वाला हूं तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंगूर की खेती के बारे में। अंगूर की खेती, हम कौन सी फसल पढ़ने वाले हैं, फलों की अंगूर की खेती। अंगूर की खेती में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहली हेडिंग में देखेंगे वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम तो देखते हैं वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम विटिस वेनिफेरा होता है। अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या है, विटिस वेनिफेरा। दूसरी हेडिंग देखते हैं कुल। अंगूर का कुल क्या होता है, तो कुल है इसका बायटेसी। इसका कुल हो गया। इसके बाद देखते हैं हम इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यानी जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान। तो जो जन्म स्थान है अंगूर का वो हुआ था रूस के अर्मेनिया क्षेत्र। रूस का जो अर्मेनिया क्षेत्र है यानी अंगूर का जन्म स्थान किसे मानते हैं, रूस के अर्मेनिया क्षेत्र को मानते हैं। नंबर 4 गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो गुणसूत्र संख्या कितनी है इसकी, तो इसकी जो गुणसूत्र संख्या है वो है 2n बराबर 34,76 या 2n बराबर 34 या 76। इसके बाद हम देखते हैं अगली हेडिंग महत्व। जो फलों वाली खेती है उसमें महत्व की, अंगूर का महत्व क्या है। अंगूर एक अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। अंगूर एक अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। इसे प्रत्येक व्यक्ति खाना पसंद करता है, यानी ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद करते हैं। अब इसके बाद बोलेंगे कि अंगूर को सुखाने के बाद किशमिश व मुनक्का तैयार की जाती है और इससे शराब भी तैयार की जाती है। तो ये इसका महत्व है। अगली हेडिंग है जलवायु। जलवायु देखते हैं अंगूर की जलवायु कैसी होती है। अंगूर के लिए उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। यानी अंगूर के लिए कैसी जलवायु, उपोष्ण जलवायु यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए होती है। जब इसके फल पकते हैं तो अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। हम बोल लिखेंगे अंगूर के लिए उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है जब अंगूर के फल पकते समय अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग उन्नतशील जातियां। उन्नतशील
जाते हैं। यानी अंगूर की कौन कौन सी उन्नत वैरायटी है उनके बारे में देखते हैं। तो ब्यूटी बेदाना, ब्यूटी बेदाना, डिलाइट, थॉमसन, थॉमसन, पार्लेट, अनाबे शाही, अनाब ए शाही, बेंगलोर, मुनक्का, एक बेदाना खाली। ये क्या है, इसकी उन्नत जातियां, ब्यूटी बेदाना, डिलाइट, थॉमसन, पार्लेट, मुनक्का, बेदाना, अनाबेसाई, बेंगलोर। ये क्या है, अंगूर की उन्नत जातियां। ये क्या है, अंगूर के उगाने के लिए अगर आप अंगूर की खेती कर रहे हो तो आप इनको ले सकते हो, इन वेराइटियों को आप उगा सकते हो। इसके बाद जो हेडिंग देखते हैं वो है हेडिंग है पौध लगाने का समय। पौध लगाने का समय। तो पौध लगाने का समय कब है? तो अंगूर की खेती नर्सरी में हम अंगूर की क्या करेंगे, पौध लगा लेंगे। और जब पौधा हम नर्सरी में तैयार कर लेते हैं उसके बाद हमें फरवरी महीने में, अब फरवरी महीने में हमें ऐसे खेतों में रोप देना चाहिए। तो अंगूर की पौध लगाने का समय कब है? अंगूर की पौध लगाने का समय फरवरी माह है। इसके बाद हम देखते हैं, इसी में हम देखेंगे कि भाई पौध लगाने का समय हो गया। अब पौध लगाने की विधि क्या है, तो विधि भी हम यहीं पर देख लेते हैं। विधि क्या है, तो अंगूर की पौध लगाने की विधि। तो अंगूर को हम साधारण तथा वर्गाकार दोनों विधियों से लगा सकते हैं। कौन कौन सी विधियों से? साधारण विधि व वर्गाकार विधि के द्वारा। यानी अंगूर जैसे आएगा कि अंगूर को लगाने की विधि बताइए, तो अंगूर को हम बोलेंगे अंगूर को हम साधारण तथा वर्गाकार विधि दोनों के द्वारा ही खेतों में लगा सकते हैं। इसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि दूरी, यानी पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो अंगूर के एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखते हैं। तो अंगूर के एक पौधे से दूसरे पौधे के लिए कितने मीटर की दूरी रखते हैं? 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखते हैं। अगली हेडिंग है 9वीं हेडिंग में बात करते हैं प्रसारण। प्रसारण के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंगूर का प्रसारण कड़ी या कठोर कर्तनों के द्वारा। किसके द्वारा? कठोर, कोष्टक में कड़ी, कर्तनों। कर्तनों का मतलब होता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था कर्तनों के बारे में। कर्तनों को इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग, और इसका दूसरा नाम है कलम। तो अंगूर का प्रसारण कठोर या कड़ी कर्तनों के द्वारा करते हैं। जो 1 साल पुरानी हो, ऐसी कर्तनों को चुनना चाहिए जो 1 वर्ष पुरानी हो, और कितनी लंबी होनी चाहिए? 22.5 से 30 सेंटीमीटर लंबी आकार की हमें कलम लेना चाहिए, और जिसमें 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए। ऐसी कर्तनों को हमें लेना चाहिए। अगर आप लिखोगे कैसे? अंगूर का प्रसारण बांसपेर विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें कठोर या कड़ी कर्तनों के द्वारा हम अंगूर का प्रसारण करते हैं। जो 22.5 से 30 सेंटीमीटर लंबी कलम होनी चाहिए और जिस पर 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए। इसके बारे में हम इतना लिखेंगे। अगली हेडिंग है क्रंतन। क्रंतन का मतलब होता है कटाई छटाई। क्रंतन
या कटाई छटाई। तो मैं कृंतन के बारे में आपको पहले भी फलों की खेती में मैं बता चुका हूँ, दोबारा से फिर बताने वाला हूँ आपको। कृंतन का मतलब होता है कटाई, चाहे तो कृंतन आ जाए या कटाई छटाई आ जाए, एक ही बात है। कृंतन का मतलब होता है कटाई छटाई। तो यहाँ पे देखते हैं, अंगूर की अच्छी फसल लेने के लिए हमें अंगूर की अच्छी फसल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अंगूर के पौधों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी फसल प्राप्त होगी। अंगूर की जो कटाई छटाई होती है वो वर्ष में 2 बार की जाती है। एक बार तो अप्रैल में की जाती है, अप्रैल में, व दूसरी बार अक्टूबर में की जाती है। तो अप्रैल व अक्टूबर में हम क्या करते हैं? इसकी कटाई छटाई करते हैं। तो अंगूर का कृंतन कृंतन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखते हैं हम अंगूर की उपज। तो हेडिंग अगली उपज। तो अंगूर की उपज के बारे में देखते हैं कि अंगूर की कितनी उपज होती है। तो अंगूर की उपज के बारे में बात करें, अंगूर की एक उन्नतशील जातियों से अंगूर की उपज 185 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अंगूर की उपज कितनी है? 185 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें अंगूर से क्या प्राप्त होती है? उपज प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं रोग। रोग कौन कौन से लगते हैं अंगूर में? तो रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, अब इसके बाद देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं कीट। कीट कौन कौन से लगते हैं? तो पहला है काक, चेपर, बीटल। कौन सा कीट है? काक, चेपर, बीटल। इसके बाद जैसिड, जैसिड, माहू और फलमक्खी। इसके मुख्य कीट होते हैं। अब एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करते हैं हम इसको, देखते हैं। वानस्पतिक नाम, अंगूर का वानस्पतिक नाम ब्रिटिश बेनिफेरा कुलबाइटेसी, उत्पत्ति स्थान रूस का अर्मेनिया क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग है गुणसूत्र संख्या। तो गुणसूत्र संख्या क्या है? 2n बराबर 34,76। इसके बाद महत्व देखते हैं अंगूर का। तो अंगूर कैसा है? एक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल होता है जिसको ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं और इसे सुखाने के बाद किशमिश व मुनक्का तैयार की जाती है और इससे शराब भी बनाई जाती है। जलवायु, अंगूर उपोष्ण जलवायु का यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। सब ट्रॉपिकल का मतलब ना तो ज्यादा गर्मी होनी चाहिए ना ज्यादा सर्दी वाला मौसम होना चाहिए, ऐसी जलवायु अंगूर के लिए अच्छी मानी जाती है। जब अंगूर के फल पकते हैं उस समय अधिक तापक्रम होना जरूरी होता है। उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है? तो उन्नतशील जातियां है बीटी बेदाना है, पार्लेट है, डिलाइट है, थॉमसन है, मुनक्का है, बेदाना है, अनामिसाई है, बेंगलोर है, ये इसकी उन्नतशील जातियां होती हैं। पौध लगाने का समय कब है? तो अंगूर की नर्सरी में तैयार पौधों को फरवरी माह में हमें लगाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि लगाने की विधि क्या है। अंगूर के पौधों को खेतों में लगाने की विधि क्या है? तो एक तो साधारण विधि है। साधारण विधि का मतलब कहीं पे भी पौधों को किसी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरी है वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो उसे हम वर्गाकार कहते हैं। मान के चले ये जिसकी चारों भुजाएं समान है, मतलब एक पौधा यहाँ लगेगा अंगूर का, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही फिर ये भी वर्ग हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। यानी वर्ग आकार पे इसको इस तरीके से लगाना है कि जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती है उसको क्या कहते हैं? वर्ग आकार बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अंगूर के पौधे लगाएंगे।
इसी में एक हेडिंग है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं। तो अंगूर के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2.5 से 3 मीटर के मध्य रखते हैं। कम से कम 2.5 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखना चाहिए। प्रसारण, अंगूर का प्रसारण वानस्पतिक विधि के द्वारा किया जाता है। वानस्पतिक विधि में कठोर कर्तनों या कड़ी कर्तनों के द्वारा हम अंगूर का प्रसारण करते हैं, जिसमें 1 साल पुरानी शाखा जो 22.5 से 30 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और जिसपे 4 से 5 कलिकाएं होनी चाहिए। ऐसी कलम हम इसकी देखते हैं। क्रंतन या कटाई छटाई, तो अंगूर की उपज उसकी कटाई छटाई पर निर्भर करती है। जितनी आप अच्छी कटाई छटाई करोगे उतनी ही अच्छी उपज मिलेगी अगले उसमें। तो इसकी जो कटाई छटाई करते हैं वो वर्ष में हम 2 बार करते हैं, एक बार अप्रैल के महीने में और दूसरी बार अक्टूबर के महीने में करते हैं। इसके बाद बात करते हैं उपज की। एक अच्छी उन्नत जातियों से अंगूर की उपज 185 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें प्राप्त होती है। इसके बारे में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, डाउनी मिल्ड्यू लगता है, एंथ्रेक्नोज है, और कीट कौन कौन से हैं, काक चेपर बीटल है, जैसिल है, माहू है, फल मक्खी, ये इसमें कीट लगते हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद मैं अगला प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा बोर्ड देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी मोबाइल में बाद में रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद हम अगली फसल पढ़ेंगे और अगली फसल है हमारी केला की खेती। इसकी केला की खेती। इसके बाद हम पढ़ते हैं केला की खेती। और केला की खेती के बारे में पहला पॉइंट हमें क्या लिखा है, वानस्पतिक नाम। तो केला का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है, मूसा पैराडिसिएका, पैराडिसिएका। केला का वानस्पतिक नाम क्या है, मूसा पैराडिसिएका। इसके बाद इसका कुल देखते हैं। तो अंगूर का जो कुल होता है वो होता है म्यूजेसी, अंगूर का वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिएका, कुल म्यूजेसी। इसके बाद देखते हैं हम इसका जन्म स्थान। तो इसका जो जन्म स्थान है वो क्या है, भारत ही माना जाता है। जन्म स्थान क्या मानते हैं इसका, भारत। भारत के अलावा भी हम इसका कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के तर्क रहते हैं। तो कुछ लोग भारत मानते हैं, कुछ मलाया को भी मानते हैं, मलाया, और कुछ लोग इंडो चाइना को भी मानते हैं। तो इसका जन्म स्थान क्या है, भारत है, मलाया है, इंडो चाइना। ठीक है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं इसका गुणसूत्र। इसका गुणसूत्र संख्या कितनी है, तो केले की गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर 22। तो केले की गुणसूत्र संख्या क्या है, 2n बराबर 22। इसके महत्व है, महत्व इसके हम 4-5 से अलग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केले के उपयोग बताइए या केले के महत्व बताइए। तो उपयोग या महत्व हम यहीं पे देख लेंगे, परंतु लास्ट में मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, जलवायु देखते हैं। केले के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो केले के लिए उष्ण कटिबंधीय केले के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो केला है जो हमारा, वो कैसी जलवायु का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। इसके लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैसी जलवायु की, आर्द्र
एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। हम क्या लिखेंगे? केला उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसके लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है हमारी? उन्नसी जातियां। तो उन्नसी जातियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उन्नसी जातियां हैं केला की: बसराई, हरी छाल, लाल छाल। तो कौन कौन सी है? एक तो कौन सी है? बसराई है, एक हरी छाल है, एक लाल छाल है। इसके अलावा भी है मोहनभोग है, एक मोहनभोग। इसके अलावा कर्पूर, इसके अलावा है चंपा है, अमृत है, मंथन है, केपीयरगंज। ये इसकी उन्नसी जातियां हैं। तो कौन कौन सी है? बसराई, हरी छाल, लाल छाल, मोहनभोग, कर्पूर, चंबा, अमृत, मंथन और कैपियरगंज। इसकी क्या है? उन्नसी जातियां होती हैं। अब इसका अगली हेडिंग है पौध लगाने का समय। तो हम केले के पौधे कब लगाते हैं वो देखते हैं। तो केले के पौधों हम लिखेंगे, केले के पौध लगाने का समय जुलाई से अगस्त माना जाता है। तो केले के पौधे लगाने का समय कब है? जुलाई से अगस्त तक हम केले के पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद मैं यहीं पे आपको बता दूं दूरी, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखते हैं वो और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो केले के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2.5 to 2.5 मीटर या 3 into 3 मीटर रखते हैं। द्वारा से पौध लगाने के समय केले की फसल लेने के लिए केले की पौध जुलाई से अगस्त में लगाते हैं और इनके आपस में दूरी कितनी रखते हैं? 2.5 से 2.5 मीटर, 2.5 to 2.5 मीटर या 3 into 3 मीटर लगाते हैं। इसके बाद इसका अगला है पौध तैयार करना, यानी कैसे तैयार करते हैं? प्रसारण में ही क्या होते हैं? पौध तैयार करना। यानी किस तरीके से हम इसके पौधे तैयार करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, या तो प्रसारण पूछ ले या आपसे पूछा जाए कि पौध तैयार करना, कि केले की पौध कैसे तैयार की जाती है। तो केले का पौधा वानस्पतिक प्रजनन द्वारा तैयार किया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि केले में बीज नहीं होता है, इसलिए इसका हम किसके द्वारा करेंगे? वानस्पतिक प्रसारण के द्वारा या वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा ही हम इसका क्या कर सकते हैं? नया पौधा तैयार कर सकते हैं। और इसको अधोभूविस्तारी के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। तो एक तो वानस्पतिक प्रजनन के द्वारा, वानस्पतिक प्रसारण या प्रजनन, प्रसारण, अधोभूविस्तारी। हम लिखेंगे केले के पौधे वानस्पतिक प्रसारण व अधोभूविस्तारी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं। जो अधोभूविस्तारी होते हैं वो कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है स्वैरसकर, और दूसरा होता है वाटर सकर्स। ये इंग्लिश नेम है दोनों। स्वैरसकर को तो हम बोलते हैं सकरी पत्ती वाले प्रकंद। स्वैरसकर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सकरी पत्ती वाले प्रकंद।
और ये होते हैं चौड़ी पत्ती वाले प्रकंद, यानी जो शॉर्ट सकर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सकरी पत्ती वाले, और जो वाटर सकर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले प्रकंद के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया इसका यहां तक। अब इसके बारे में बाद में देखते हैं खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, तो खाद एवं उर्वरक के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद न देते हुए प्रति पेड़ के हिसाब से हम खाद देते। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केले के प्रत्येक पौधे के लिए प्रति वर्ष एनपीके कितनी चाहिए होती है, केले के पौधे के लिए प्रति वर्ष 250 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम फॉस्फोरस और 200 ग्राम पोटास प्रति पौधा आवश्यकता होती है। यानी नाइट्रोजन की मात्रा 250 ग्राम, फॉस्फोरस की मात्रा 100 ग्राम और पोटास की मात्रा 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम क्या करते हैं, खाद देते हैं। इसके बाद एक हेडिंग इसमें अलग से है, सहारा देना। सहारा देना, सहारा देने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपिंग। कभी कभी इंग्लिश नाम पूछ लिया जाता है, प्रॉपिंग। तो सहारा देना या प्रॉपिंग करना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे केले के फलों का गुच्छा कैसा होता है, भारी होता है। जो केला होता है उसका जो गुच्छा होता है इस तरीके से होता है, केले का पौधा ऊपरी या दो स्तरीय, यानी ऊपरी इनकी क्या होती है, जड़ें होती हैं, और इनमें से एक इस तरीके से ही ये पूरा का पूरा जाएगा, और एक क्या है, झुंबर केले की लटकने लगती है इस तरीके से। तो इसकी वजह से जब इसमें भारी हो जाता है, केले का पौधा क्या होता है, ऊपर जब ये भारी हो जाता है, वजन अधिक हो जाता है, तो क्या होगा, हल्की सी हवा चलने इसकी वजह से या वजन ज्यादा होने की वजह से टूट कर क्या हो जाएगा, गिर जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बांस या बल्ली की सहायता से, इस तरीके से ज्यादा झुकाव होता है उस तरीके से हम बांस या बल्ली की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे ये पौधा गिरे ना और फसल को नुकसान ना हो। इसी यानी इस सहारा, ये हमने इसको सहारा दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, सहारा देना या प्रॉपिंग करना कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपिंग करना किसे कहते हैं। तो केले के फलों का गुच्छा भारी होने की वजह से वो क्या है, पौधा नीचे झुक जाता है, जिससे पौधा उखड़ जाता है। इसलिए बांस या बल्ली की सहायता से पौधे को सहारा देना ही क्या कहलाता है, प्रॉपिंग करना या सहारा देना कहलाता है। इसके बाद हम इसकी उपज पढ़ते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग क्या है, उपज, यानी एक केले से हमें कितनी उपज प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख रहा हूं उपज। तो पहले सुने कि केले के एक पौधे से एक घेर मिलती है, यानी जो एक लुम्बड़ मिलती है जिसको घेर बोलते हैं, पूरा एक ही मिलता है, दूसरा उससे प्राप्त नहीं होता है। तो केले के एक पौधे से एक घेर मिलती है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 250 कुंटल, इस प्रकार प्रति हेक्टेयर कितनी उपज मिलती है, 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें केले की उपज प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें केले की उपज प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखते हैं कीट, सॉरी पहले रोग देख लें। रोग, तो रोग कौन कौन से लगते हैं, तो सबसे पहला रोग तो है इसमें पनामा रोग, ये इसके लिए सबसे ज्यादा भयंकर रोग होता है, पनामा रोग। इसके बाद एंथ्रेक्नोज रोग है, एंथ्रेक्नोज रोग ज्यादातर सभी में फैलता है, एंथ्रेक्नोज रोग है वो ज्यादातर सभी जगह फैलता है। इसके बाद लीफ स्पॉट, इसके बाद कौन सा रोग लगता है, लीफ स्पॉट रोग लगता है। इसके बाद हम कीटों के बारे में बात करते हैं कि कीट कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें जो मेन कीट है वो लगता है बंची टॉप, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये क्या है, इसका सबसे भयंकर फैलने वाला कीट होता है। इसके बाद है
फल छेदक, कॉमा तना छेदक, इसका तना भी मुलायम होता है, ये इसमें कीट फैलते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम इसके बारे में। देखते हैं केला की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पहला, वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिया का कुल, बीज जैसी उत्पत्ति स्थान भारत, मलाया या इंडो चाइना। आप भारत लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। इसके बाद महत्व में अभी आपको बता दूंगा। जलवायु, जलवायु क्या है? तो केला उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्नत जातियां, बसराई है, लाल छाल है, हरी छाल है, कैपियरगंज है, मंथन है, मौनभोग है, कर्पूर है, चंपा है और अमृत है। ये इसकी उन्नत जातियां है। पौध लगाने का समय क्या है? तो केले के पौधे, केले के केले के पौधे लगाने का उचित समय कब माना जाता है? तो केले के पौधे का उचित समय है जुलाई से अगस्त में। केले के पौधों को हम लगाते हैं। केले के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी क्या रखते हैं? तो 2.5 × 2.5 मीटर से 3 × 3 मीटर के मध्य हम रखते हैं। कम से कम 2.5 मीटर और ज्यादा 3 मीटर रखते हैं। अगला है प्रसारण या पौध तैयार करना। तो केले का जो केले की पौध तैयार करते हैं, केले का पौधा वानस्पतिक प्रजनन द्वारा तैयार किया जाता है। केले में अधोभूस्थाली भी पाए जाते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सकरी पत्ती वाले प्रकंद और एक होते हैं चौड़ी पत्ती वाले प्रकंद। इनको जो सकरी पत्ती वाले होते हैं उन्हें स्वर्ण शकर, स्वर्ण का मतलब होता है तलवार नुमा, यानी ऐसी आकृति, जिनकी पत्तियों की आकृति कैसी होती है? तलवार नुमा, यानी ऐसी तलवार की जो मोड़ होती है उस तरीके की होती है। ये होते हैं बाटन शकर, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार प्रकंद होते हैं। खाद और उर्वरक कितना देना चाहिए? तो केले के प्रत्येक पौधे में प्रतिवर्ष नाइट्रोजन 250 ग्राम, फास्फोरस 100 ग्राम, पोटास 200 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से हमें खेतों में देना चाहिए। सहारा देना। अगली आइटम ड्रॉपिंग। केले के फलों का गुच्छा भारी होने की वजह से क्या हो जाता है? झुक जाता है और जिससे पौधा उखड़ जाता है। इसलिए हमें बांस या बल्ली की सहायता से क्या करना चाहिए? ये पौधे को सहारा देना चाहिए। इसी को हम क्या करते हैं? सहारा देना या क्रॉपिंग करना कहलाता है। इसके बाद उपज। तो केले की उन्नत जातियों से, या हम बोलेंगे केले के एक पेड़ से एक घेर मिलती है और इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 250 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। इसके बाद रोग कौन कौन से हैं? तो पनामा रोग है, एंथ्रेक्नोज है और लीफ स्पॉट है, बंची टॉप है, फल छेदक है और तना छेदक है। ये क्या है? इसके रोग है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब इसके मैं आपको महत्व या उपयोग के बारे में और बताता हूं। इसका क्या महत्व है केले का? वैसे आप केले का उपयोग जानते ही हैं। केले का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि भाई केले का उपयोग क्या है। केले का उपयोग क्या है? तो पहला पॉइंट, पके केले का प्रयोग खाने में करते हैं। जो पके हुए केले होते हैं उनको हम क्या करते हैं? खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा, कच्चे फलों का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। जो कच्चे फल होते हैं उनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? सब्जी के रूप में करते हैं। तीसरा पॉइंट है, केले से आटा बनाया जाता है। जिसका उपयोग व्रत के रूप में नहीं, जिसका उपयोग व्रत में करते हैं। जब फास्ट होता है, उपवास रखते हैं,
तब हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद केले का उपयोग जैम बनाने में करते हैं। केले का उपयोग हम काम किसके लिए? जैम बनाने में भी करते हैं। एक पॉइंट और, केले का प्रयोग या उपयोग रायता व अंजीर बनाने में करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केले का उपयोग लिखिए, तो आप केले के क्या उपयोग लिखेंगे? पके केले का प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। केले के कच्चे फलों का प्रयोग हम सब्जी बनाने के लिए करते हैं। केले से आटा बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम उपवास में या व्रत में हम खाने के रूप में करते हैं। केले का उपयोग जैम बनाने में करते हैं और केले का उपयोग रायता बनाने व अंजीर बनाने में भी करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अगली खेती देखते हैं। अगली खेती है पपीते की खेती, यानी पपीता। तो पपीता की खेती के बारे में देखते हैं कि पपीता की खेती क्या कहती है। तो पपीते का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या है? तो पपीते का जो वानस्पतिक नाम है वो है कैरिका पपाया। तो पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया, कुल कैरिकेसी। क्या है? कुल कैरिकेसी, यानी जो पपीते का कुल है वो क्या है? कैरिकेसी। अब देखते हैं इसकी जन्म स्थान क्या है। तो इसका जो जन्म स्थान है वो है अमेरिका। पपीते का जन्म स्थान अमेरिका को माना जाता है। तो पपीते का जन्म स्थान किसे माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। इसके बाद गुणसूत्र संख्या, तो 2n बराबर 18,36, ये इसका क्या है? गुणसूत्र संख्या है। इसके बाद महत्व तो आप लोग जानते हैं, पपीते का उपयोग हम पाचन संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए, ये हमारे पपीता खाने से हमारी पाचन संबंधी बीमारियां ज्यादा हद तक कंट्रोल होती है। पानी की कमी भी इससे दूर होती है। इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। वैसे ज्यादातर इसका पपीते का पूछा नहीं जाता, केले और अंगूर के बारे में और आम के बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं जलवायु। तो पपीता के लिए कैसी जलवायु चाहिए होती है? तो पपीता के लिए गर्म एवं तर, पपीते के लिए गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। तो पपीते की फसल में हम क्या देखेंगे? जलवायु आती है। तो पपीते की खेती के लिए गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखेंगे 19 जातियां देख लो। तो जातियों में लिखेंगे हम वाशिंगटन, पूसा नन्हा, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2, कुर्ग हनेडियू, ये इसकी 19 जाति है। तो वाशिंगटन है, पूसा नन्हा है, पंत पपीता 1 है, पंत पपीता 2 है, कुर्ग हनीडियू है। ये पपीता की 19 जातियां होती। इसके बाद देखते हैं कि भाई पौध लगाने का समय कब है। तो पपीते के जो पौधे होते हैं वो वर्ष में 3 बार लगाए जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि तैयार किए हुए पौधों को गड्ढों में रोपाई, यानी जो पपीते के तैयार पौधे हैं, हमने जो पहले पौधे तैयार किए उनको हम क्या करेंगे? गड्ढों में कब लगाते हैं? तो एक तो लगाते हैं जुलाई से अगस्त में, वर्षा ऋतु में, जुलाई से अगस्त। आप जुलाई से अगस्त में क्या कर सकते हो? पपीते
की पौध लगा सकते हैं। दूसरा लगाते हैं हम सितंबर से अक्टूबर में, सितंबर से अक्टूबर में भी द्वारा से हम इसकी खेती पौधे लगा सकते हैं। तीसरा लगाते हैं फरवरी से मार्च में, फरवरी से मार्च। तो आपको मैं बता दूं, पपीते की जो पौध है वो वर्ष में 3 बार लगाई जा सकती है। एक जुलाई से अगस्त में लगा सकते हैं, सितंबर से अक्टूबर में, और फरवरी से मार्च में, यानी साल में इसकी पौध 3 बार लगाई जा सकती है। अब इसके बारे में लिखते हैं कि दूरी, यहीं पे देख लो मैं दूरी के बारे में। तो आपको पता है जो पपीते के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 3 × 3 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 3 × 3 मीटर रखते हैं। प्रसारण, पपीते का प्रसारण कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पपीते का प्रसारण बीज के द्वारा किया जाता है। आपको पता है पपीते का वाष्प प्रजनन नहीं होता है, पपीते का पौधा बीज के द्वारा ही प्रसारित होता है। तो पपीते का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है? बीज द्वारा। यहाँ पे इसकी वो देख लेते हैं कि कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो पपीते के प्रति हेक्टेयर 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बीज की आवश्यकता होती है। बीज दर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीज दर। तो पपीते की बीज दर कितनी है? 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए इतनी बीज की आवश्यकता होती है। यानी अच्छे पके हुए फलों के हम बीज लेंगे, अच्छी क्वालिटी के, और उनके ऊपर हम राख जो रेख होती है वो डाल के उनको क्या कर देंगे? रविश कर देंगे, जिससे जो ऊपर का छिलका होता है वो हट जाएगा। और उनको हम क्या करते हैं? पौध तैयार करते हैं नर्सरी में। नर्सरी में पौध तैयार करके तैयार किए हुए गड्ढों में हम इन पौधों को लगा देते हैं। तो ये क्या होगा? बीज द्वारा प्रसारण बीज द्वारा होता है, और बीज दर 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग है सिंचाई। तो पपीते के लिए सिंचाई के बारे में बात करते हैं। पपीते के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो पपीता में पौधों की सिंचाई गर्मियों में 6 से 8 दिन पर, तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर से करना चाहिए। जो पपीते हैं तो सर्दियों में हम 15 से 20 दिन के अंतर से, तथा गर्मियों में 6 से 8 दिन के अंतर से हमें सिंचाई खेतों में करते रहना चाहिए पपीते की अच्छी फसल लेने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं फूल और फलों का बनना। तो पपीते में फूल और फल कब बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं पपीते के फूल और फलों का बनना किस प्रकार से होता है। तो पपीते में 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जो पपीते में जो पौधे पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो नर होता है, दूसरा मादा होता है, और तीसरा होता है उभयलिंगी। यानी एक नर, दूसरा मादा, और तीसरा कैसा होता है? उभयलिंगी। उभयलिंगी नर और मादा दोनों ही उस पर पाए जाते हैं। इस तरीके से फूल और फलों का बनने की क्रिया होती है। पपीते के पौधे में पुष्पन की शुरुआत कब होती है? मई के महीने में फूल आने लगते हैं। तो पपीते में 3 प्रकार के फूल पाए जाते हैं, नर, मादा व उभयलिंगी। और यहाँ पे मई के महीने में फूल आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अंतःकर्षण आप लोग जानते ही हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया। इसके बाद देखते हैं उपज। तो जो पपीते का एक पेड़ होता है उससे हमें कम से कम 40 से 50 फल प्राप्त होते हैं। पपीते के एक पेड़ से औसतन 40 से 50 फल प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो प्रति हेक्टेयर हमें कितने? 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो जाती है। 40 से 50 फल प्रति पौधा
प्राप्त होता है। और अगर कुंटल में देखा जाए हेक्टेयर के हिसाब से तो 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें उपज प्राप्त होती है। इसके बाद रोग देखते हैं, रोग कौन कौन से लगते हैं। तना छेदक नहीं सॉरी रोग है, तो रोग कौन कौन से लगते हैं, तो तना गलन है, तना गलन, जड़ सड़न, कौन कौन से रोग है, तो तना गलन है, जड़ सड़न है, और इसके अलावा मोजेक भी है, और एंथ्रेक्नोज होगा, और अंगमारी, ये इसके क्या है, रोग है। इसके बाद बात करेंगे अपन कीट की, तो कौन कौन से कीट इसमें लगते हैं। तो सफेद मक्खी लगती है और माहू इसमें कीट लगता है। सफेद मक्खी, माहू इसके कीट है। तो चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। वानस्पतिक नाम, तो पपीता का वानस्पतिक नाम होता है कैर का पपाया, फुल कैरेसी, उत्पत्ति स्थान अमेरिका, और इसके बाद गुणसूत्र संख्या 18, 36, जलवायु पपीता की खेती के लिए गर्म एवं तप जलवायु की आवश्यकता होती है। 19 जातियां, बासंगठन, पूसा ननहा, पंत पपीता 1, पंत पपीता 2, और कुर्ग हनीड्यू, ये इसकी 19 जातियां हैं। पौध लगाने का समय कब है, तो तैयार पपीते का पौध लगाने का समय जुलाई से, वर्ष में पपीते के पौधे वर्ष में 3 बार लगाए जाते हैं, एक जुलाई से अगस्त में, सितंबर से अक्टूबर, और फरवरी से मार्च में भी हम इसके पौधे लगा सकते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, तो 3 मीटर की एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखते हैं। प्रसारण, पपीते का प्रसारण बीज के द्वारा किया जाता है, और जिसमें 300-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को, बीज जब एक अच्छे पके फल से हम बीज लेते हैं और उनको राख डालकर उसको अच्छी तरीके से रविश करते हैं, जिससे उनके ऊपर का छिलका हट जाए, और इस प्रकार से हमें 300-400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सिंचाई, पपीते के लिए सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर से हमें सिंचाई करना चाहिए, और गर्मियों में 6 से 8 दिन के अंतर से खेतों में सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल व फलों का बनना, तो पपीते में जो फूल बनते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। जैसे एक पेड़ ऐसा होगा जिसमें नरी नर फूल लगेंगे, एक पौधा ऐसा होगा जिसमें मादा के फूल लगेंगे, एक पौधा ऐसा भी हो सकता है जिसमें नर और मादा दोनों पाए जा सकते हैं। ऐसे पौधों को हम उभयलिंगी पौधे भी कहते हैं, ठीक है। और इनके जो फूल बनने का कार्य होता है वो मई महीने से शुरू हो जाता है। इसके बाद उपज देखते हैं, तो पपीते के एक पौधे से औसतन 40 से 50 फल प्रति पौधा हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें उपज प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कीट, रोग, तो तनागलन रोग, यानी इसका तना गल जाता है, जड़ भी सड़ जाती है पानी की वजह से, मोजेक, एंथ्रेक्नोज और अंगमारी रोग होता है। कीट, सफेद मक्खी और माहू इसके मुख्य कीट है। तो ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं, और 2 प्रश्न और मैं आपको इसमें बताऊंगा अभी। अगला प्रश्न है, पपीते की खेती से समय पपीते से संबंधित है, यानी आपने सुना होगा पपेन, तो पपेन किसे कहते हैं उसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। हेडिंग बनाता हूं मैं यहाँ पे पपेन। पहले हम देखते हैं पपेन की परिभाषा। पपेन होता क्या है, तो जो पपीते के जो कच्चे फल होते हैं, जो कच्चे फलों से हम क्या करते हैं उसमें चीरा लगाते हैं, और जिससे उसमें से सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है, और उस दूध जैसे पदार्थ को अच्छी तरीके से सुखाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पपेन कहते हैं। यह भूरे रंग का द्रव होता है। कैसे रंग का होता है, यह भूरे रंग का द्रव होता है जिसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब आपको यहाँ पे 1 नंबर की ओटी के बारे में मैंने आपको बताया था, लिखा भी है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि पपेन
क्या है? तो पपेन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, जो कहां से प्राप्त होता है? तो पपीते के कच्चे फलों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पपेन की परिभाषा आपको समझ में आई। पपीते के कच्चे फलों से दूध निकालकर तथा उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। जो भूरे रंग का द्रव होता है और उसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पपेन के उपयोग की। तो पपेन का उपयोग कहाँ करते हैं? क्या उपयोग है पपेन का? पपेन एक एंजाइम है और उस एंजाइम का क्या उपयोग है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो पपेन का उपयोग है, तो सबसे पहला उपयोग है चमड़ा पकाने के लिए। यही जो चमड़ा मिल होती है जहां पे चमड़ा का काम होता है, तो उसको पकाने के लिए, चमड़ा पकाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? चमड़ा पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, रिंग बर्न। रिंग बर्न यानी जो दांत खाज खुजली के लिए जो दवा आती है रिंग बर्न, उसमें रिंग बर्न में भी, रिंग बर्न बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, मांस को पकाने में व मुलायम बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। नंबर 4, पायल को साफ करने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो चमड़ा पकाने के लिए, रिंग बर्न बनाने के लिए, या मांस को पकाने के लिए, या पायल को साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पपेन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी है पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए जितनी पाचन संबंधी दवा आती है उनमें सब में एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो पाचन संबंधी दवाओं में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपके लिए मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं और इनको आप देख लो। तो क्या है पपेन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, पपीते के कच्चे फलों से दूध निकालकर तथा उसे सुखाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसको ये हम क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। यह भूरे रंग का द्रव होता है और इसमें पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। उपयोग क्या है? तो चमड़ा को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिंग बर्न यानी दाल खाई खुजली के लिए जो दवा तैयार की जाती है उसको बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। जो मांस है उसको पकाते समय यानी उसको मुलायम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पपेन का उपयोग। पायल, जो महिलाएं जो पायल पहनती हैं उनको साफ करने के लिए भी हम पपेन नामक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। पाचन संबंधी यही पेट से संबंधित बीमारियों विकारों को ठीक करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? पपेन नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पपीते के पौधों में लिंग समस्या के निवारण के उपाय बताइए। यानी जो पपीते के पौधे हैं उनमें लिंग की बड़ी समस्या है। लिंग नर मादा व उभयलिंगी अभी मैंने आपको बताया था। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो नर पौधे होते हैं। जब तक नर और मादा दोनों ही प्रकार के पौधे नहीं होंगे तब तक लिंग समस्या बनी रहती है। इसलिए हम उसके लिंग की जो समस्या है उसके निवारण के उपाय हम देखते हैं कि कैसे हम उससे बच सकें, अपनी फसल को अच्छी ग्रोथ कैसे करा सकें। इसके लिए उसकी जो लिंग समस्या हमें क्या है देखनी पड़ेगी, तब हमारी फसल कैसी होगी? अच्छी होगी। तो जो लिंग समस्या के निवारण के जो उपाय हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा कि पौधों के फूलों को पहचान कर, जो पौधे में जो फूल होते हैं उनको पहचान कर अनावश्यक पौधों को बाहर निकाल देना चाहिए। पौधों के फूलों को पहचान कर
अनावश्यक पौधों को बाहर निकाल देना चाहिए। चाहिए। जो पौधों में जो फूल पाए जाते हैं उनको पहचान करें, यानी जैसे नर मादा पुष्प, मादा पौधा होगा तो उसके पुष्प थोड़े छोटे होंगे और नर पुष्प होगा तो उसके पुष्प कैसे होंगे, थोड़े बड़े होंगे। तो इनके अंतर को पहचान कर हमें क्या करना चाहिए, जो अनावश्यक पौधे उनको हटा देना चाहिए। प्रतिगड्ढा अधिक संख्या, प्रतिगड्ढा अधिक संख्या में पौधे लगाना चाहिए। नंबर 2, दूसरी समस्या के निवारण के उपाय क्या है कि प्रतिगड्ढा अधिक पौधे लगाना चाहिए। पहचान होने के बाद संख्या 1 कर देते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कि भाई प्रति गड्ढा हमें क्या करना चाहिए, 1 से अधिक पौधा लगाना चाहिए, यानी कम से कम 3 पौधे लगाने चाहिए प्रत्येक गड्ढे। जब पहचान हो जाए, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा पौधा तो हमें फूल आने लगेंगे और हमें पहचान हो जाए, तब उसमें से हम 2 पौधों को क्या कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे और 1 पौधा बना रहने देंगे। ठीक है। तीसरा है पौधों में कम अंतराल रखना चाहिए। शुरुआत में क्या करना चाहिए, जो पौधे हैं उनमें कम अंतराल का मतलब दूरी, यानी शुरुआत में जो पौधों की जो दूरी होती है कैसे कर दें, कम रखनी चाहिए। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं और छांटनी करने के बाद उनमें से हम क्या कर देंगे, और जो खराब पौधे होंगे उनको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। पपीते के खेत में नंबर 4 देखते हैं। पपीते के खेत में मादा तथा नर का अनुपात 10:1 होना चाहिए। अगला पॉइंट हमने कहा है कि पपीते के जो खेत है, जो हमारा हमारा जो पपीते का खेत है उसमें मादा तथा नर, जो मादा पुष्प है और जो नर पुष्प है, नर पौधे व मादा पौधे है, मादा पौधे तथा नर पौधों का अनुपात कितना होना चाहिए, 10:1 होना चाहिए। यानी 10 पौधे किसके होने चाहिए, मादा के होने चाहिए और 1 पौधा नर, यानी प्रत्येक 10 पौधों पर 1 पौधा नर का होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए, परंतु इससे अगर ज्यादा नर के पौधे तो हमें उन नर पौधों को हम क्या कर देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना, क्योंकि हमेशा जो फल बनता है वो मादा पुष्प पर ही बनेगा, यानी मादा पेड़ पर ही बनता है। इसलिए हमें नर पौधों को, परंतु प्रजनन के लिए हमें 1 पौधा किसका चाहिए होता है, नर का चाहिए होता है। 10:1 में ही हम इन पौधों को रखते हैं। तो इतना करना। अगला है पपीते के नर पौधे कैसे पहचान करेंगे। पपीते के नर पौधे मादा से लंबे होते हैं। जो पपीते के नर पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, मादा से लंबे होते हैं। इनका चुनकर चयन करना चाहिए, इनका चुनकर चयन करना चाहिए। इनका क्या करें, चुने इनको और इनके चुनने के बाद ही हमें इनका चयन करना चाहिए। ठीक है। नंबर 6, अधिक शक्तिशाली पौधा हमेशा नर पौधे को जन्म देता है।
इसे क्या करना चाहिए, ऐसे पौधों को नहीं लगाना चाहिए। जो अधिक शक्तिशाली पौधा होता है वो हमेशा क्या करेगा, नर पौधों को जल लेता है, ऐसे पौधों को नहीं लगाना चाहिए, ऐसे पौधों को नहीं लगाना चाहिए। देखते हैं इसके बारे में आपको समझाता हूं कि प्रश्न था हमारा, पपीते के पौधों में लिंग समस्या के निवारण के उपाय बताइए। यानी पपीते के जो पौधे हैं उनमें लिंग की बड़ी समस्या होती है, उसके निवारण के उपाय बताइए, तभी हम अच्छे प्रकार से फसल ले सकते हैं। पहला पॉइंट है, पौधों के फूलों को पहचान कर अनावश्यक पौधों को बाहर निकाल देना चाहिए। यानी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो पौधे हैं उनके फूलों की पहचान करें। जब फूलों की पहचान हो जाए तो जो अनावश्यक पौधे हैं उनको हमें निकाल कर हटा देना चाहिए। दूसरा, प्रति गड्ढा अधिक पौधे लगाना चाहिए, पहचान होने पर बाद में निकाल देना चाहिए। प्रति गड्ढा हमें क्या करना चाहिए, वैसे एक पौधा लगाते हैं परंतु अब हम 2 से 3 पौधे लगाएंगे, थोड़े से बड़े होंगे, पुष्प आने लगेंगे तो हम उन्हें पहचान कर क्या करेंगे, उखाड़ देंगे और जो होगा सही पौधा होगा उसको लगा रहते हैं। कैसे तीसरा, पौधों में कम अंतराल रखनी है। एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी थी 3x3 मीटर रखने की, उसको शुरुआत में क्या कर दें, कम कर देते हैं। जब पौधों की पहचान हो जाएगी तो हम उनको क्या कर देंगे, सही जगह से उसको 3x3 के आकार से करने लगेंगे। पपीते के खेत में मादा तथा नर का अनुपात 10:1 होना चाहिए। जो पपीता का खेत होता है उसमें जो मादा पुष्प है और नर पुष्प है उनमें अनुपात कितना चाहिए, 10:1, यानी 10 पौधे मादा की तब 1 पौधा नर का होना चाहिए। पपीते के नर पौधे मादा से लंबे होते हैं, इनका चुनकर चयन करना चाहिए। अगर आपने पपीते के पौधे लगाए तो जो तीव्र गति से लंबाई पकड़ता जा रहा है वो कैसा होगा, हमेशा नर पौधा होगा, और जो छोटा होगा वो हमेशा मादा पौधा होता है। हमेशा तो नहीं होता है परंतु ज्यादातर होता है। अगला है, अधिक शक्तिशाली पौधा हमेशा नर पौधों को जन्म देता है। जो ज्यादा शक्तिशाली पौधा होता है उससे जो बीज प्राप्त होंगे वो हमेशा कैसे पौधों को जन्म देगा, नर पौधों को जन्म देता है। इसलिए हमें ऐसे पौधों को नहीं लगाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक। इसके लिए तो जो चैप्टर 13 था इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको सामने रख दिए हैं, और इन्हीं प्रश्नों को जो 5 प्रश्न या 4 प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको ही आप पढ़ लेना, और इन्हीं में से आपको 4-5 अंक आपको मिल जाएंगे अगर आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हो। मैं आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूं वो आपके एग्जाम में आपको 4 अंक यहाँ से दिलवाएगा। और मैं इसके बारे में जो फसल है वो हमारा फसल का जो 13वां चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं कल एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात हो गई। और इसके आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें और कमेंट भी भेजते रहें, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।